सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लाड, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत कंपनी की स्थापना पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो आप पहले ही देख चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने कवर कर लिया था। पार्ट 1 को परिवर्तन का अर्थ हमने जान लिया था, कंपनी की परिभाषा हमने समझ ली थी, परिवर्तन की अवस्थाएं हमने उसमें पढ़ ली थी, और साथ ही साथ समामेलन या फिर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ ली थी। इस पार्ट के अंदर आज हम क्या सीखेंगे उसके ऊपर आज हम चर्चा कर लेते हैं कि आज हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे व्यवसाय का प्रारंभ किस प्रकार हमें करना है, फिर उसके बाद में पार्षद सीमा नियम जो पार्ट नंबर 1 में भी आया था, थोड़ा सा पार्षद अंतर नियम भी पार्ट नंबर 1 में आया था, उसका अर्थ और विषय सामग्री मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। फिर साथ में प्रविवरण का अर्थ जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं और उसकी विषय सामग्री यानी उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो पढ़ेंगे। और आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास का समापन करेंगे पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में अंतर जानकर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यवसाय का प्रारंभ जो है वो किस प्रकार किया जाता है। एक निजी कंपनी समामेलन के तुरंत पश्चात, समामेलन रजिस्ट्रेशन जो हमने पार्ट नंबर 1 में कर लिया था, रजिस्ट्रेशन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है उस समय तक अपना व्यापार प्रारंभ शुरू नहीं कर सकती जब तक उसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार जो मुख्य आवश्यक बातें जो पूरी करनी होती हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में 2 कंडीशन में हम देखेंगे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, और प्रविवरण पत्र निर्गमित ना करने वाली कंपनी की दशा में क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में क्या होगा, न्यूनतम अभिधानी राशि। तो प्रविवरण पत्र निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में अंश पूंजी वाली वे सार्वजनिक कंपनियां जो प्रविवरण जारी करके जनता को अपने अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती है, उस समय तक अपना व्यापार आरंभ नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार अब जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं ये कंडीशन, ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती। सबसे पहला न्यूनतम अभिधान राशि। प्रविवरण के निर्गमन की तिथि से 4 महीने यानी कि 120 दिन में कंपनी को न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त कर लेनी चाहिए। पार्ट नंबर 1 में हमने जान लिया था न्यूनतम अभिदान राशि क्या होती है, फिर से दोहरा देता हूं। कंपनी अधिनियम द्वारा न्यूनतम अभिदान राशि जारी की जाने वाले अंशों के 90% के बराबर निश्चित की गई है। ठीक है, तो जितने हमें अमाउंट जो है वो बाहर से उठाना है, जितने के अंश पत्र या ऋण पत्र हमने जारी किए हैं उसके 90% पूंजी तक की जब तक एप्लीकेशन हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक जो है वो कंपनी अस्तित्व में नहीं आएगी। चलिए, जब तक सेकंड पॉइंट, जब तक कंपनी के प्रत्येक संचालक ने अपने लिए गए या लिए जाने वाले प्रत्येक अंश पर जिस पर उसे नकद भुगतान करना था उतना धन नहीं दे दिया है जितना कि आवेदन या आवंटन के ऊपर अन्य अंशधारियों से लिया जाएगा। यह भी हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिया था कि संचालकों को भी टोटल शेयर में से कुछ हिस्सा लेना होता है, तो जब तक वो अपनी पेमेंट पूरी नहीं कर देंगे जितने की अन्य अंशधारियों द्वारा कर दी गई है। और तीसरी कंडीशन रहेगी घोषणा। जब तक किसी संचालक या कंपनी सचिव द्वारा इस बात की प्रमाणित घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल ना कर दी जाए कि ऊपर वाली दोनों कंडीशन कौन सी, न्यूनतम अभिदान राशि और संचालक द्वारा धन भुगतान का, ये सभी बातें पूरी कर ली गई हैं। तो ये 3 चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है व्यवसाय शुरू करने से पहले। फिर दूसरा जो टाइप हमारा है प्रविवरण पत्र निर्गमित ना करने वाली दशा में
यदि किसी सार्वजनिक कंपनी ने जनता को क्रय विवरण निर्गमित नहीं किया है तो उसे व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार ये बातें पूरी करनी जरूरी हैं। सबसे पहले स्थानांतरण विवरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हो। फिर कंपनी के प्रत्येक संचालन ने अपने द्वारा लिए गए या लेने के लिए अनुबंधित प्रत्येक अंश पर जिसका भुगतान नकद में किया जाना है, अंशधारियों द्वारा आवेदन तथा आवंटन पर किए जाने वाले भुगतान के बराबर भुगतान कर दिया हो। तो ये वाली कंडीशन तो सेम है जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। और फिर तीसरी घोषणा वो यही सेम टू सेम यही रहेगी जो निर्गमित करने वाली और न निर्गमित करने वालों की दोनों कंडीशन पूरी रहती है। तो उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात रजिस्ट्रार व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र दे देता है। ऐसा प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण होता है कि कंपनी को व्यापार आरंभ करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो व्यवसाय शुरू करने से पहले शुरू करनी। अब कंपनी की स्थापना में प्रयोग होने वाले प्रमुख प्रलेख कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी की स्थापना में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 प्रकार के हैं ये। एक तो पार्षद सीमा नियम जिसका हमने चर्चा जो है वो पार्ट नंबर 1 में की थी, पार्षद अंतर नियम और क्रय विवरण जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में अब इन तीनों पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पार्षद सीमा नियम जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जिसकी एक साधारण सी एक अर्थ है ऐसे आधारभूत प्रलेख, प्रलेख जो है वो डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है, कागजों को, ऐसे आधारभूत प्रलेख जिनमें उन सभी शर्तों का उल्लेख होता है जिनके आधार पर कंपनी का समामेलन होता है, जिनके आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रलेख होता है पार्षद सीमा नियम। ये उन सभी महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख इसके अंदर होता है जिनके आधार पर कंपनी को समामेलन करने की जो है वो आज्ञा मिल जाती है। कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं? सबसे पहले नाम वाक्य, स्थान वाक्य। अब नाम वाक्य क्या होता है? एक वाक्य में वह नाम लिखा जाता है, इस वाक्य में वह नाम लिखा जाता है, इस क्लॉज में वह नाम लिखा जाता है जिस नाम से कंपनी रजिस्टर कराई जाती है। कंपनी का नाम न केवल कंपनी की पहचान के लिए आवश्यक होता है बल्कि यह उस व्यक्तित्व अस्तित्व के लिए भी प्रतीत होता है। कंपनी को अपने नाम का चुनाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। फिर स्थान वाक्य। स्थान वाक्य में जाने से पहले नाम वाक्य में थोड़ी सी और हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं, हालांकि पार्ट नंबर 1 में हमने कर लिया था। केंद्रीय सरकार की दृष्टि से वो नाम जो है वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो। फिर किसी दूसरे का चिन्ह या दूसरे का नाम जो है वो हम उपयोग में ना ला रहे हो, मिलता जुलता नाम भी नहीं होना चाहिए। फिर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग उस नाम के अंदर जरूर किया जाता हो। तो ये नाम क्लॉज, नेम क्लॉज के अंदर ये बातें आ जाती हैं। फिर स्थान वाक्य की बात कर लेते हैं। इस वाक्य में उस राज्य के नाम का उल्लेख किया जाता है जिस राज्य में कंपनी का रजिस्टर कार्यालय स्थापित होता है। इस वाक्य के आधार पर ही कंपनी के न्याय क्षेत्र, डोमिसाइल और उसकी राष्ट्रीयता का निर्धारण किया जाता है। स्थान वाक्य के द्वारा इस बात का निर्णय किया जाता है कि कंपनी भारतीय है या विदेशी है। तो समामेलन की तिथि या व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि के 30 दिन के अंदर तक इनमें से जो भी तिथि पहले हो, रजिस्टर कार्यालय का पूरा पता रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय में अवश्य भेज देना चाहिए। तीसरा पॉइंट उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य सीमा नियम का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है जिसकी पूर्ति के लिए कंपनी की स्थापना की जा रही है। यह वाक्य कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करता है तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण भी करता है। वैधानिक दृष्टि से कंपनी अपने सीमा नियम में दिए गए व्यवसाय के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय नहीं कर सकती है। इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक मुख्य और एक अन्य। मुख्य में क्या आ जाएंगे हमारे? उन उद्देश्यों को व्यक्त करना जिनको प्राप्त करने के लिए कंपनी को रजिस्टर किया गया है, और वे उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं या फिर संयोगिक हो सकते हैं। फिर अन्य उद्देश्यों में हम ले लेंगे जैसे कि अनैतिक हो गया, कंपनी का उद्देश्य अनैतिक नहीं होना चाहिए,
ऐसा कोई भी कार्य उसके अंदर नहीं चलाना चाहिए जिसको समाज जो है वो मान्यता ना देता हो। अवैधानिक कोई भी इलीगल कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि लॉटरी वगैरह, जुआ वगैरह। लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए जिससे जो है वो समाज को या दूसरे व्यवसाय को नुकसान होता हो, जैसे कि एकाधिकार स्थापित कर देना या विदेशी शत्रु जो देश हैं उनके साथ व्यवसाय करना इत्यादि। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य। चलिए पहले दायित्व वाक्य जान लेते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंशों द्वारा सीमित या गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के दायित्व में यह उल्लेख होना चाहिए कि सदस्यों का दायित्व सीमित है। सीमित दायित्व का क्या मतलब होता है? अंशों द्वारा सीमित कंपनी में यह है कि इस कंपनी के अंशधारियों द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही वो देनदार है। सीमित दायित्व का मतलब हो गया जितने कीमत के उनके पास में अंश हैं उतनी ही उनकी देनदारी बनती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कंपनी अपने जीवन काल में अंशधारियों से उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य से अधिक रकम वसूल नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए अगर हम इसी बात को समझना चाहें, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए वाले 5 अंश खरीदता है तो उससे 500 रुपए से अधिक मांग कभी भी नहीं कर पाएगी कंपनी, चाहे कंपनी का समापन ही क्यों ना हो जाए, कंपनी बेशक बंद ही क्यों ना हो जाए। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी में सीमित दायित्व का आशय यह होता है कि कंपनी के समापन के समय कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी हुई गारंटी के बराबर होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को गारंटी की रकम का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए, परंतु अंश पूंजी सहित गारंटी कंपनियों में उनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य के अतिरिक्त उनके द्वारा दी गई गारंटी की रकम तक सीमित होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कंपनी के समापन पर यदि कंपनी अपने देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है तो सदस्यों से उनके अंश के मूल्य के साथ साथ उनके द्वारा दी गई गारंटी तक की रकम का रुपया भी वसूला जा सकता है। तो ये हो गया हमारा दायित्व वाक्य कि किसका कितना दायित्व बनता है कंपनी के प्रति। फिर उसके बाद में पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में उसके पार्षद सीमा नियम में इस बात का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए कि कंपनी की अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, कितनी होगी और अंशों में विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी के अंश पूंजी 10 करोड़ रुपए है, जो 10 रुपए प्रति अंश के 1 करोड़ अंशों में विभाजित होगी। विभिन्न प्रकार के अंशों का अलग अलग रूप से उल्लेख करना आवश्यक ना होगा, क्योंकि इसका विस्तृत उल्लेख हम पार्षद अंतर नियमों में करेंगे या किया जाता है। कंपनी के अंशों के विभाजन संबंधी या अंशधारियों के पारस्परिक अधिकार संबंधी सूचना अंतर नियमों में देनी होगी। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद में। जब तक कि इनमें विधिवत परिवर्तन ना लाया जाए, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला प्रत्येक सदस्य अपने नाम के सामने उन अंशों की संख्या भी लिखेगा जो उसने लिए हैं अथवा लेना स्वीकार कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया। प्रत्येक सदस्य को कम से कम 1 अंश लेना आवश्यक होता है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है जो इस पार्षद सीमा नियम में लिखी जाएगी शर्त, यह पार्षद सीमा नियम का अंतिम वाक्य है। इसमें व्यक्तियों का एक संघ पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। इस वाक्य में हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कंपनी की स्थापना की इच्छा प्रस्तुत करता है। और किस प्रकार से लिखा जाता है? हम निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हमारा निर्माण कंपनी के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत हो जाए तथा हम लोग अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों की संख्या कंपनी की पूंजी से लेना स्वीकार करते हैं। तो ये 6 हमारे ऐसे क्लॉज हैं जो पार्षद सीमा नियम के अंदर महत्वपूर्ण शर्तों का जिक्र किया जाता है। अगला पॉइंट, पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले क्या अर्थ है इसका?
पार्षद अंतर नियम ऐसे प्रलेख होते हैं, प्रलेख का मतलब डॉक्यूमेंट, जिनमें पार्षद सीमा नियम में लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध के नियमों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब, जिसमें पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध नियमों का उल्लेख किया जाता है। पार्षद अंतर नियम जो है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का, जो प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया जाता है और कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार के समक्ष अन्य प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी के पार्षद अंतर नियमों का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमा नियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। यह पार्षद सीमा नियम का एक सहायक प्रलेख होता है। कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, अतः इनमें प्राय उन सब बातों का उल्लेख किया जाता है जो कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध या फिर कंपनी के संचालन से संबंधित होते हैं। प्राय प्रत्येक कंपनी अपनी सुविधानुसार अपने अंतर नियमों को तैयार करती है, अतः इसकी विषय सामग्री भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। साधारणतः सारणी अ या फिर टेबल ए के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार कर सकती है, जिसको कि आदर्श रूप माना जाता है। और क्या क्या चीजें इस टेबल ए में आती हैं एक बारी वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आ जाती है सारणी अ। टेबल ए में कौन कौन से नियम किस सीमा तक लागू होंगे, प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण करने की विधि की किस प्रकार से प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन कैसे होगा और अंशधारियों के अधिकार कितने होंगे, अंशों के निर्गमन और आवंटन की विधियां क्या रहेंगी, न्यूनतम अभिदान राशि का निर्धारण करना, अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन की क्या विधियां रहेंगी, अंशों पर याचना संबंधी नियम क्या रहेंगे, अंश पूंजी में वृद्धि, कमी, पुनर्गठन इत्यादि इसके बारे में चर्चा की गई। ये अगले आने वाले पाठों में ये सारी चीजें आएंगी हमारी। अंश पूंजी में वृद्धि, कमी, पुनर्गठन की विधि, अभिगोपन कमीशन का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, अंशों एवं ऋण पत्रों पर कमीशन या दलाली का भुगतान कितना और किस प्रकार से क्या प्रतिशत रहेगा, अंशों का एकीकरण तथा उपविभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, कंपनी की समस्त सभाओं की विधि क्या रहेगी, कार्यवाहक संख्या, कोरम कितना मेंटेन करना है कि एक मीटिंग में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हों, उस सभा को जो है वैलिड मान लिया जाए। फिर अंकेक्षकों की नियुक्ति, जो ऑडिट जो हमारे खातों की जांच करते हैं, अधिकार, कर्तव्य और उनका पारिश्रमिक क्या रहेगा, प्रबंधक, प्रबंध संचालक, संचालक सचिव, कोषाध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान रहेंगे, सार मुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम क्या रहेंगे, लेखा पुस्तकों के लिखने व रखने की विधि क्या रहेगी, लाभों का पूंजीकरण किस प्रकार से किया जाएगा, अंशों का आहरण और पुनः निर्गमन की कौन कौन सी विधियां रहेंगी। मान लो कोई अंश जो है वो वापस देना चाहता है और उन्हीं अंशों को कंपनी फिर से निर्गमन करना चाहती है जनता के लिए, तो कौन सी विधियां जो है उसके लिए अपनाएगी, किस प्रकार से करेगी। प्रस्तावों से संबंधित नियम, जो भी प्रस्ताव आएगा उससे संबंधित क्या नियम हो सकते हैं, सदस्यों के मताधिकार किस प्रकार से वो प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से इलेक्शन किए जाएंगे, ऋण लेने के अधिकार किसको रहेंगे और कितना ऋण जो है वो ले सकेंगे हम, संचालक मंडल के अधिकार क्या रहेंगे, जो संचालक मंडल है जिन्होंने कंपनी की स्थापना की है उनके अधिकार क्या रहेंगे और कितने रहेंगे, लाभांश की घोषणा कब की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, उनके भुगतान से संबंधित क्या नियम रहेंगे। फिर उसके साथ में संचय एवं कोषों, रिजर्व एंड फंड के निर्माण संबंधी नियम की किस प्रकार से हमें कितना पैसा अपने पास रखना है और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और कंपनी के समापन की विधियां क्या रहेंगी। मान लो कंपनी बंद करनी पड़ जाए, किसी भी कारण से हो सकती है, तो उसको बंद करने के लिए क्या विधि रहेगी, कौन किसका कितना दायित्व रहेगा, जो हमने अभी पढ़े हैं
दायित्व वाक्य में हमने पढ़ा था कि जिसकी जितनी अंकित मूल्य होगी, जो फेस वैल्यू होगा अंश का, वो उतना ही उत्तरदायित्व जो है वो रखता है कंपनी के समापन पर। या फिर अगर किसी अंशधारी ने, संचालक ने, जो संचालक मंडल, उन्होंने गारंटी कितनी ले रखी है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो कंपनी के समापन की विधि के समय पर ये सारी की सारी चीजें जो है वो उस समय पर देखी जाएंगी। तो पार्षद अंतर नियम के अंदर ये सारी की सारी जो है ये एक 25 पॉइंट है इसके अंदर, जिसको हम टेबल ए बोलते हैं और इसको एक आदर्श स्वरूप माना जाता है पार्षद अंतर नियम का। तो पार्षद सीमा नियम कंपनी के उद्देश्यों को निश्चित करते हैं और अंतर नियम उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि बनाते हैं कि किस प्रकार से जो पार्षद सीमा नियम ने उद्देश्य निर्धारित करे हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त करना है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम तो कंपनी के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं और पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर ये कार्य कैसे किया जाएगा, वो कार्य कैसे किया जाएगा, आंतरिक प्रबंध कैसे किया जाएगा, आंतरिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी, तथा कंपनी के विभिन्न पक्षकार, कौन कौन से पक्षकार थे हमारे, अधिकारी गण हो गए, अंशधारी हो गए, ऋण पत्रधारी हो गए इत्यादि, इनके क्या क्या अधिकार होंगे। अतः कंपनी के पार्षद अंतर नियम कभी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य कि पार्षद अंतर नियम जो है वो पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर की चीजें जो है वो व्यवसाय में नहीं ला सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पार्षद सीमा नियम है वो लिखे हुए सीमा नियम है, उन्हीं नियमों को जो है पार्षद अंतर नियम को फॉलो करवाना है व्यवसाय के अंदर। तो ये हमारे जो 25 पॉइंट है टेबल ए के हैं, ये इनको सबसे अच्छा माना गया है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में पार्ट नंबर 2 में इतना ही करेंगे। अगले पार्ट नंबर 3 में इस चैप्टर का हम समापन कर देंगे, कंपनी की स्थापना का। आप सबके लिए गृह कार्य। उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा आज की ऑनलाइन क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आज हमने पार्षद सीमा नियम व्यवसाय का प्रारंभ करना हमने सीखा, जिसके अंदर हमने ये जाना कि क्रय विवरण निर्गमित करने वाली कंपनी की दशा में हमें क्या करना होता है और क्रय विवरण निर्गमित ना करने वाली कंपनी की दशा में हमें क्या करना होता है। हालांकि दोनों दशा में हमें कंपनी अधिनियम 2013 की 11 में जो लिखित शर्तें हैं उनको पूरा करना महत्वपूर्ण होता है। फिर कंपनी की स्थापना में प्रयोग होने वाले हमने प्रमुख प्रलेख, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, हमने उनके ऊपर आज चर्चा की, जिसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे हैं पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और क्रय विवरण। इसमें से हमने 2 में आज चर्चा कर ली। पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं हमारे, कंपनी के उन प्रलेखों को, आधारभूत प्रलेखों को पार्षद सीमा नियम हमने कहा, जिसमें वे सभी शर्तें उल्लेखित होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया होता है। और पार्षद अंतर नियम का काम क्या है, पार्षद सीमा नियम में लिखी गई सभी बातों को जो है वो अपने व्यवसाय के अंदर फॉलो करवाना होता है। तो इन चीज़ों पे आज हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर चर्चा की। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद।